अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं आपकी मुलाकात करवा रहा हूँ मिस्टर सैयद अदील आकिल से, जो लॉजिस्टिक कंपनी को ओन करते हैं, फ्रेट फॉरवर्डिंग कंपनी को ओन करते हैं। एएलएम के नाम से इनका बिज़नेस है। हम इनसे आज जानेंगे कि जो वेयर हाउसिंग होती है उसकी क्या इंपॉर्टेंस है और किस हवाले से ये इंडस्ट्रियलिस्ट के लिए इफ़ेक्टिव है, या इंपोर्टर्स के लिए इफ़ेक्टिव है, या एक्सपोर्टर्स के लिए इफ़ेक्टिव है। एक्चुअल में वेयर हाउसिंग होती क्या है? मिस्टर अदील, मुझे बताइए कि आपका जो बिज़नेस है, थोड़ा सा इस बारे में बताएं। जी, जैसे आपने इंट्रोडक्शन में बताया कि मेरा बिज़नेस बेसिकली फ्रेट फॉरवर्डिंग से रिलेटेड है। तो हम इसके अंदर कस्टम क्लियरेंस भी प्रोवाइड करते हैं, ट्रांसपोर्टेशन भी देते हैं और फ्रेट की सर्विसेज भी देते हैं। मुझे ये बताएं, जो वेयर हाउसिंग होती है ये क्या होती है और किस हवाले से इसकी जो ज़रूरत होती है, इसकी रिक्वायरमेंट होती है, वो इम्पोर्टर या एक्सपोर्टर के लिए है? देखें, जहाँ तक वेयर हाउसिंग की बात है, वेयर हाउसिंग बेसिकली अ प्लेस फॉर स्टोर ऑफ एनी गुड्स। अब वो चाहे पेरिशेबल आइटम्स हो या नॉन पेरिशेबल आइटम्स हो, इसी तरह चाहे वो एक्सपोर्ट हो या इम्पोर्ट हो, एक जगह जहाँ पे आप सारी चीज़ें डंप कर सकें कुछ अरसे के लिए, उसको वेयर हाउस किया जाता है। अब वेयर हाउस की अहमियत कितनी है? बहुत ज़्यादा है। आज के दौर में अगर बात करें तो बहुत से कस्टमर्स का दो ऑप्शन होता है, या तो अपना वेयर हाउस ले लें, राइट। या वो किसी के वेयर हाउस को इस्तेमाल कर लें एज अ रेंटल पर्पस। तो मेरे हिसाब से ये है कि अगर जो नया इन्वेस्टर है या जो नया काम करना चाहता है वेयर हाउस के अंदर, तो बनस्बत ये है कि वो खुद जाके अपना वेयर हाउस बनाए। तो बेहतर यही है वो किसी का ऑलरेडी वेयर हाउस को इस्तेमाल करें और रेंटल के ऊपर जितना भी उसका वॉल्यूम है उसके ऊपर इस्तेमाल कर सकता है वो। तो इसके एडवांटेजेस हमें इन टर्म्स ऑफ सर्विसेज क्या क्या होते हैं? मतलब वेयर हाउसिंग के अंदर क्या क्या चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमें फैसिलिटेट की जाती हैं? देखिए, वेयर हाउसिंग के अंदर सबसे पहले होता है वो होता है क्लाइंट की रिक्वायरमेंट क्या है आपकी, जिसका भी आप सामान रख रहे हैं अपने पास। अब फॉर एग्जांपल बहुत से क्लाइंट ऐसे होते हैं जो कहते हैं जी हमें वो वेयर हाउस चाहिए जिसके अंदर बिजली इन्वॉल्व हो, राइट। जिसके अंदर प्रॉपर सीसीटीवी कैमरास हों, हमारे पास प्रॉपर एक गार्ड हो, सिक्योरिटी गार्ड जो 24/7 सर्विलेंस कर रहा हो हमारे कार्गो को। उसके डेफिनेटली रिक्वायरमेंट्स के ऊपर आपने उसी हिसाब से वेयर हाउस बनाना पड़ता है। उसी तरह के कुछ ऐसे सामान होते हैं लोकली जो कहता है हमें कुछ नहीं चाहिए, एक जगह चाहिए जहाँ पे हमने अपना कुछ चीज़ें डंप करनी है, उसकी रिक्वायरमेंट इतनी ज़्यादा नहीं होती है। तो डिपेंड करता है कि जिस क्लाइंट के लिए आप वेयर हाउस ले रहे हैं फैसिलिटीज़, उसकी क्या रिक्वायरमेंट है और उसको किस तरह पूरा कर सकते हैं। अगर आप बात करें पाकिस्तान के अंदर, तो ज़्यादातर वेयर हाउस के अंदर जो प्रॉब्लम्स आती है वो आती है इलेक्ट्रिसिटी की, क्योंकि टाइम पे हमारे पास बिजली होती नहीं है और वो क्लाइंट जो होता है वो चाहता है कि 24 घंटे में अपने कार्गो को ऑनलाइन में एटलीस्ट मोबाइल के थ्रू या ऐप के थ्रू मैं देख सकूँ अपने माल को। क्योंकि आपको पता है कार्गो या वैल्यू ऑफ द गुड्स स्टार्टिंग फ्रॉम 1,000 से लेके 1 करोड़ तक रुपए तक की हो सकती है। ठीक है। तो डेफिनेटली जिसका जितनी इन्वेस्टमेंट होती है उसका उतना ही ज़्यादा कंसर्न भी होता है अपने वेयर हाउस को, अपने कार्गो को लेके। तो मेरे हिसाब से पाकिस्तान के अंदर बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है और बहुत ज़्यादा अभी भी इतना रूम है कि अभी भी आप वेयर हाउस खोल सकते हैं यहाँ पे पाकिस्तान के अंदर। ज़्यादातर वेयर हाउस खोला जाता है समंदर के पास, जहाँ पे आपका सी पोर्ट है, जिसमें ज़्यादातर आपका पक्स कराची है, जहाँ पे माल आता भी है माल जाता भी है। तो कराची इज़ एन आइडियल प्लेस वेयर हाउस खोलने के लिए। वैसे तो आप लाहौर में भी खुल रहे हैं वेयर हाउसेस, पंजाब KPK में भी खुल रहे हैं वेयर हाउसेस, लेकिन आइडियली कराची इसलिए है क्योंकि पोर्ट करीब है, तो माल को शिफ्ट करना या दोबारा उसको री एक्सपोर्ट करना आसान होता है। आसान। तो वेयर हाउसिंग के लिए हमें कोई लाइसेंसिंग की भी रिक्वायरमेंट कोई होती है? जी बिल्कुल ऐसा ही है। जब आप वेयर हाउस के लिए अप्लाई करते हैं तो उसके लिए एक लाइसेंस होता है जो कि गवर्नमेंट का इदारा आपको देता है। उसकी रिक्वायरमेंट ये होती है कि आपने एक हद तक एक मखसूस स्क्वायर मीटर आपने लेना होता है। उस एकड़ से कम लेंगे तो वेयर हाउस नहीं कहलाया जाता, वो फिर वेयर हाउस की एक लिमिट है जिसके ऊपर आपने उसको अप्लाई करना होता है गवर्नमेंट से लेके अप्रूवल के। तो अगर हम बात करें प्रेजेंट एरा की 2023 की, तो क्या रेंटल चार्जेस होते हैं वेयर हाउसिंग के हवाले से? देखिए अगेन, अगर आप रेंटल चार्जेस की बात करें तो वेरी करता है फ्रॉम प्लेसेस टू प्लेसेस एंड लोकेशन टू लोकेशन। अगर हम बात करें इस पोर्ट कासिम की, जो कि बहुत ज़्यादा जो कराची में है। जो कराची के अंदर, मैं ज़्यादा कराची का ही बताऊंगा आपको, क्योंकि कराची के अंदर वेयर हाउसिंग की रिक्वायरमेंट ज़्यादा भी है और उसकी जो आप कह सकते हैं कि जो मूवमेंट है वो बनिस्बत ज़्यादा करीब है कंपेयर टू पंजाब या KPK के अंदर से। तो कराची के अंदर वेयर हाउसेस 2-3 जगहों पे बटा हुआ है। एक तो हॉक्सबे की साइड पे है, उसका रेट चलता है अप्रॉक्सीमेटली 14 रुपीज़ अगर बिजली के बगैर है और 18 रुपये स्क्वायर फुट है अगर बिजली के साथ है। उसी तरह पोर्ट कासिम है, पोर्ट कासिम के अंदर भी यही, अगर आपको बिजली के साथ चाहिए तो उसका रेट है अप्रॉक्सीमेटली 28 टू 29 रुपीज़, और अगर विदाउट बिजली वाला चाहिए आपको वेयर हाउस तो उसकी रिक्वायरमेंट है 24 टू 25 रुपीज़ पर स्क्वायर फुट या स्क्वायर मीटर भी आप कह सकते हैं। तो डिपेंड करता है कि आप कितनी जगह ले रहे हैं। वो मेरे हिसाब से जो नया आदमी है उसके लिए सबसे बेस्ट यही है कि वो सबसे पहले किसी और का वेयर हाउस इस्तेमाल करे बनस्बत ये कि वो अपनी इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट करे और उसको अगर पता ना हो कि आगे जाके ट्रेड किस तरह चलेगी। तो आई वुड प्रेफर कि वन शुड स्टार्ट विद सम रेंटल
rather than going for his own. ये बताएंगे बहुत सी ऐसी जो प्रोडक्ट्स होती हैं जो पेरिशेबल होती हैं, तो क्या वेयर हाउसिंग के अंदर ये भी फैसिलिटीज़ होती हैं? अब जहाँ तक अगर आप पेरिशेबल की बात करेंगे तो पेरिशेबल एक बिल्कुल ही स्पेसिफिक और एक बहुत ही स्पेशलाइज्ड कमोडिटी है, जिसके लिए आपको स्पेशलाइज्ड वेयर हाउस चाहिए होता है। उसके अंदर फिर आप उसके अलावा कुछ और डाल नहीं सकते। उसकी वजह ये है कि पेरिशेबल आइटम के लिए सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ है वो है रेफ्रिजरेटर या रूम टेम्परेचर को मेंटेन करना। कुछ आइटम्स ऐसे होते हैं जिनका हाईली थोड़ा सा आप समझ लें कि ठंडा रखना पड़ता है कमरे को, तो उसको मेंटेन करने के लिए आपको टेम्परेचर चाहिए होता है। उसके लिए फिर आपको अगेन एसी चाहिए, स्प्लिट्स चाहिए, चिलर्स चाहिए, फिर उसके लिए बिजली चाहिए। फिर होता है क्या, जो सबसे मेन चीज़ है कि वेयर हाउस आपने उस जगह लेनी है जहाँ पे आपका ईजिली 20 फीट या 40 फीट कंटेनर भी आ सके। बहुत दफ़ा ये होता है कि वेयर हाउस लोग खोल लेते हैं, लेकिन पता चलता है कि जी जब गाड़ी लगने लगती है तो गाड़ी ईजिली लग नहीं सकती, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर में पहले कभी काम किया ही नहीं था। अच्छा, जब मैं एग्जांपल दे रहा हूँ अपनी कुछ प्रोडक्ट्स जो हैं वो उस वेयर हाउसिंग के हवाले से रखवाता हूँ, तो क्या मुझे अपनी उन प्रोडक्ट्स की इंश्योरेंस लेनी चाहिए या कोई ऐसी भी कोई फैसिलिटी होती है कि नहीं? देखिए बिल्कुल डैमेजेस के हवाले से मैं जानना चाह रहा हूँ, लॉस के हवाले से कौन रिस्पॉन्सिबल होता है? देखिए इसमें दो चीज़ें होती हैं। एक तो ये है कि जब गुड्स आप ले भेजते हो वेयर हाउस के अंदर, उसकी कमोडिटी की वैल्यू देखी जाती है कि उसकी कमर्शियल वैल्यू है कितनी। अगेन डिपेंड करता है क्लाइंट के ऊपर और बायर के रिक्वायरमेंट्स के ऊपर। हमने पाकिस्तान में अमूमन देखा है कि यहाँ पे इंश्योरेंस का इतना रुझान नहीं है, जो कि मेरे हिसाब से गलत है। बंदा थोड़ा सा इंश्योरेंस दे के अपनी पूरी चीज़ को बचा सकता है। अगेन इंश्योरेंस करना मैं इसलिए भी कहता हूँ लाजमी है, क्योंकि गुड्स को जब भी लेबर हैंडल करता है तो लेबर हमेशा थोड़ा सा उसको मिस हैंडल करता है, क्योंकि लेबर हमेशा याद रखिएगा कभी भी वो ओनर ऑफ द गुड्स नहीं होता, वो हमेशा सपोर्टिंग है। तो जो ओनर है उसकी तकलीफ ज़्यादा होती है, जो लेबर होता है उसको फ़र्क नहीं पड़ता कि जी चीज़ टूटती भी है कि गिरती भी है। ये बताएं कि कोई बंदा अगर इस हवाले से अपना वेयर हाउस खुद से इस्टेब्लिश करना चाहता है फर्दर रेंट आउट करने के लिए, तो कितनी कोई इन्वेस्टमेंट की आप समझते हैं रिक्वायरमेंट है? उससे भाई इसके अंदर प्रॉब्लम ये है कि ज़्यादातर इन्वेस्टमेंट जो है वो तो लैंड से रिलेटेड ही है। और लैंड आपको आजकल पता है पाकिस्तान के अंदर तो हर इस वक्त जो मेरे ख्याल से कोई भी इंडस्ट्री वाला है उसने तो अपना काम छोड़ कर लैंड की तरफ ही आ गया। रियल एस्टेट बन गए सारे यहाँ पे। तो अब लोग कहते हैं यार कि मैं टेक्सटाइल क्यों चलाऊँ, मैं क्यों ना इसको कटिंग करके सोसाइटी बना दूँ। तो प्रॉब्लम है कि लैंड इज़ वेरी एक्सपेंसिव। तो आई वुड प्रेफर कि बंदा अगर जो नया इनिशियली स्टार्ट करना चाहता है तो उसके लिए सबसे बेस्ट और कॉस्ट इफेक्टिव यही है कि वो थर्ड पार्टी शुरू करे, ताकि पहले अपने आप को देख ले कि वो कितना वॉल्यूम के साथ खड़ा हुआ है। क्योंकि होता ये है कि लोग कमिटमेंट करते हैं पर एट द एंड ऑफ द डे उतना होता नहीं है जितना होना चाहिए। तो आई वुड प्रेफर कि सबसे पहले वो थर्ड पार्टी से शुरू करे, छोटा सा शुरू करे। ऑलवेज रिमेंबर दिस वन थिंग कि जी जितना छोटा बेबी स्टेप्स लेंगे आप, उतने ज़्यादा आप पायदार भी होंगे और स्टडी भी होंगे आप। अच्छा, ये बताएं कि हमने इसको बना तो लिया, इन्वेस्टमेंट भी कर ली, अब पोटेंशियल कस्टमर्स भी हमने लेने हैं, तो वो कहाँ से लेंगे? देखिए ये आपके पास ये आपका सीक्रेट है जो हम नहीं कोई सीक्रेट नहीं है। तो बिल्कुल जितना ज़्यादा बताऊंगा उतना ज़्यादा बेहतर है। मुझे भी किसी ने सिखाया था तो आज मैं यहाँ बैठा हूँ। तो देखिए दो मेजर ब्रॉड कस्टमर्स हैं जिनको आप हाईलाइट कर सकते हो और स्टार्टिंगली आप अप्रोच कर सकते हैं उनको। पहले तो है जितनी भी शिपिंग कंपनीज़ हैं उन सबों को वेयर हाउसेस चाहिए होते हैं। आप लिस्ट निकालें, यहाँ पे मैगजीन्स हैं, यहाँ पे इंटरनेट के ऊपर इन्फॉर्मेशन है कि कितने यहाँ पे शिपिंग कंपनीज़ हैं जिनको वेयर हाउसेस चाहिए होते हैं। और शिपिंग लाइन खुद कभी इन्वेस्टमेंट नहीं करती है, वो प्रेफर करती है थर्ड पोर्ट से या थर्ड पार्टी से काम किया जाए। तो एक तो ये आपके पोटेंशियल कस्टमर्स है कि आप हर एक को जाके पिच करें कि जी मेरा वेयर हाउस है इस जगह पे, और डेफिनेटली आपने उनके रिक्वायरमेंट और उनकी फैसिलिटीज़ उनको आपने हाईलाइट करनी है। सेकेंडली जितने भी आपके मैन्युफैक्चरर्स हैं, नॉट ट्रेडर्स, मैन्युफैक्चरर्स, उनके पास आप जाके विजिट करें तो उनके पास बहुत रिक्वायरमेंट होती है कि उनका फैक्ट्री में माल भर चुका होता है, उनको और जगह चाहिए होती है, फिर वो थर्ड पार्टी की तरफ चले जाते हैं कि हमें थर्ड पार्टी वेयर हाउस चाहिए। क्योंकि ऐसे बहुत से कस्टमर्स हैं जिनके छोटे छोटे टेक्सटाइल यूनिट्स हैं लेकिन ऑर्डर बहुत बड़ा होता है उनके पास, तो वो कुछ तो रख सकते हैं अपने जगह पे, लेकिन कुछ वो रख नहीं पाते। फिर उनको ज़रूरत पड़ती है कि वो बाहर जाके किसी भी थर्ड पार्टी वेयर हाउस से बात करें और पर स्क्वायर फुट के हिसाब से जितना भी आपने एरिया लिया है उतना वो आपसे चार्ज करते हैं। राइट। चाहते चाहते आप हमें कोई ऐसा मैसेज दें जो हमारे व्यूअर्स के लिए बड़ा इंफॉर्मेटिव हो। देखिए मैं वही कहूँगा जो कि हर दुनिया के अंदर सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ होती है इंडस्ट्री, वो मेरे हिसाब से कंस्ट्रक्शन के बाद वो ट्रेड है। क्योंकि ट्रेड है वो वाहिद इंडस्ट्री है जिसके अंदर आपका बेसिकली मुल्क का पता चलता है इकनॉमिकली। और ट्रेड में भी मैं हमेशा से बोलता रहा हूँ और अपने जितने भी सुनने वाले हैं उनको भी बोलूँगा और फोकस भी ये करूँगा कि एक्सपोर्ट की तरफ ज़्यादा ध्यान दें कंपेयर टू इम्पोर्ट। क्योंकि एक्सपोर्ट से मुल्क चलता है, इम्पोर्ट से मुल्क कभी नहीं चलता। तो बेहतर ये है कि अगर हम, और पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है, वी आर एग्रीकल्चर बेस्ड कंट्री, हमारे पास अल्लाह का दिया हुआ सारा कुछ है जो हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं जो दुनिया के पास नहीं है। तो अगर हम एक्सपोर्ट की तरफ ज़्यादा ध्यान दें और इम्पोर्ट को थोड़ा सा कम करें तो आई थिंक देयर इज़ अ लॉट ऑफ पोटेंशियल स्टिल इन 2023। अभी भी इतना पोटेंशियल है पाकिस्तान के अंदर कि अभी भी अगर 100 लोकल फ्रेट फॉरवर्डिंग कंपनी खोलें
तो 2 हफ्ते बाद उनको काम मिलना शुरू हो सकता है। चलिए जी, ग्रेट। आपने बड़ा अच्छा एक, मैं तो कहूँगा ये मैसेज कम था, एक मोटिवेशनल जो एक स्पीच थी आपने जो की, मैं उम्मीद करता हूँ कि हमारे व्यूअर्स के लिए वो इफेक्टिव हो। थैंक यू वेरी मच, आपने हमें टाइम दिया जी। एनी टाइम। व्यूअर्स आपने हमें देखा, वंस अगेन थैंक यू वेरी मच।